नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। आज अखिलेश के गढ़ में गरजेंगे सीएम योगी। सपा के गढ़ मैनपुरी में सीएम योगी की रैली है। उन्नाव कानपुर में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। लखनऊ में सीएम योगी जनसभा करेंगे। तो आज सपा के गढ़ में योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। मैनपुरी में आज सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कल ही मैनपुरी में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने प्रचार किया था और एक साथ मिलकर वोट की अपील की थी। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में होंगे और यहां मैनपुरी में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सीएम योगी का कार्यक्रम क्या कुछ है ये आपको बता देते हैं। मैनपुरी के इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा है। दोपहर 12 बजे मैनपुरी के करहल में जनसभा है। दोपहर 1:30 बजे कानपुर के कल्याणपुर में जनसभा है। दोपहर 2:30 बजे कानपुर के किदवई नगर में जनसभा है। दोपहर 3:30 बजे उन्नाव के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में जनसभा है। शाम 5 बजे लखनऊ के बालू अड्डा में जनसभा करेंगे। तो एक प्रमुख शहर है मैनपुरी और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमेशा से ही दबदबा है समाजवादी पार्टी का। लेकिन आज का दिन बेहद ही खास क्योंकि आज सपा के गढ़ में सीएम योगी नजर आएंगे। तो सपा के गढ़ में सीएम योगी आज नजर आएंगे और ऐसे में आपको बता दें कि उनका कार्यक्रम है, जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो वहीं अयोध्या दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। रामनगरी की 3 विधानसभाओं में रैली करेंगे। दोपहर 3 बजे रुदौली में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगेंगे। तो आपको बता दें कि तीसरे चरण की वोटिंग के लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयार है और ऐसे में अयोध्या में आज मौजूद रहेंगे जेपी नड्डा, जो कि तीनों ही विधानसभाओं में रैली करेंगे और इसके साथ ही वोट की अपील करेंगे। तो जेपी नड्डा का कार्यक्रम है आज अयोध्या में और आपको बता दें कि बेहद ही खास सीट है अयोध्या। यहां से अयोध्या विधानसभा सीट की बात करें तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी से वेद प्रकाश गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के तेज नारायण पांडे को हराया था और इस बार देखना होगा कि आखिर परिणाम क्या कुछ होंगे। और इसी सिलसिले में जेपी नड्डा पहुंचेंगे अयोध्या और यहां पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। तीसरे चरण के लिए सपा ने ताकत झोंक दी है, अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उन्नाव, कानपुर और जालौन में अखिलेश की रैली है। कानपुर में समाजवादी विजय यात्रा को रवाना करेंगे। तो समाजवादी यात्रा को रवाना किया जाएगा। उन्नाव, कानपुर और जालौन में अखिलेश यादव की रैली है आज। इससे पहले आपको बता दें कि कल भी अखिलेश यादव की रैली थी मैनपुरी में, फिरोजाबाद में, फर्रुखाबाद में। लेकिन आज की बात करें तो आज अखिलेश यादव उन्नाव, कानपुर और जालौन में रैली करेंगे। तो कानपुर में समाजवादी विजय यात्रा को रवाना करेंगे। तीसरे चरण के लिए सपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उन्नाव, कानपुर और जालौन में अखिलेश की रैली है। तो तीसरे चरण के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का 3 जिलों का दौरा है। बांदा, झांसी, जालौन में चुनावी जनसभा करेंगे। सुबह 11:30 बजे बांदा के बबेरू में रैली करेंगे। दोपहर 2 बजे जालौन में चुनावी जनसभा करेंगे। तो स्वतंत्र देव सिंह भी आज रैली करेंगे। बांदा, झांसी और जालौन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 11:30 बजे के बाद बताया जा रहा है कि वो बांदा के ही एक इलाके में मौजूद रहेंगे, एक जिले में, यहां पर वो रैली करेंगे।
सिद्धार्थनगर जिले में एक दलित युवक पर पुलिस के बर्बरता का एक मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि थाना इंचार्ज को लैपटॉप न देने की वजह से उसके साथ बर्बरता किया जाता है। इस मामले में पुलिस कप्तान यशवीर सिंह ने सीओ को जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की बात कही है। पुलिस की बर्बरता का ये मामला सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सर, हमारा नाम है काबिल सबलूर विकास। हमारा ग्राम है धनखरपुर, थाना भवानीगंज लगता है। वहाँ के एसओ हैं अंजनी राय कुमार। तो वो हमारा एक बार हमें बुलाया गया तो बोले कि आप ऐसा ऐसा है, दिक्कत होती है, एक लैपटॉप दे दो हमें। तो हम उनसे बोले ठीक है सर, हमारे पास जब होता है तो हम कर देंगे। उसके बाद हम नहीं कर पाए, हमारी माताजी की तबीयत ख़राब था तो 2-3 बार वो फ़ोन किए तो बोले हम कर देंगे। उसके बाद वो हमें फिर एक महिला के थ्रू एक एप्लीकेशन दिलाकर हमें उठाया गया और 12 तारीख को उठाया गया। 13 तारीख तक हमें रखे। उसके बाद 13 तारीख को शाम में बहुत मारा गया। मारने के बाद में उसके बाद फिर 36 घंटे बाद एक हमारा छोटा भाई था, चचेरा भाई है, उसका उम्र कम से कम 14 साल को है, उसको हमारे साथ में उसको भी रखा गया और रखने के बाद में उसको भी मारा गया, गाली दिया गया। सर, हमारा नाम देखिए, थाना भवानीगंज का एक प्रकरण संज्ञान में आया है। अब उसमें थाने की पुलिस पर आरोप लगे हैं दुर्व्यवहार के। इसमें सीओ जो लगते हैं क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज, उनको पूरे मामले की जांच दे दी गई है और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी इस पूरे मामले का संज्ञान है। जांच आख्या जैसे ही प्राप्त होती है उसके उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसके लिए चुनाव आयोग को पत्राचार किया जाएगा और उससे जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के किदवई नगर विधानसभा में अनुप्रिया पटेल ने रोड शो किया, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार महेश त्रिवेदी के समर्थन में वोट करने की अपील की। साथ ही अनुप्रिया पटेल ने 2 चरणों में हुए चुनाव को लेकर कहा कि 5 साल के एनडीए के काम पर मतदाताओं ने विश्वास पर मुहर लगाई है। 10 मार्च को आने वाले नतीजे विपक्षों के होश उड़ाने वाले होंगे। आज मैं कानपुर में हूँ। कानपुर मेरा घर है, मेरा यहीं जन्म हुआ है, मैं यहीं पली बड़ी हूँ और मेरे लिए कानपुर आना अपने घर आने जैसा है। और यहाँ पे हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी श्री महेश त्रिवेदी जी के लिए मैं इस विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील करती हूँ कि आने वाली 20 तारीख को ईवीएम मशीन पर कमल के सामने का बटन दबाकर इनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाना। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 7वें चरण के मतदान को लेकर आज नामांकन के आखिरी दिन जाफराबाद से सपा और सुहेलदेव गठबंधन के प्रत्याशी जगदीश नारायण राय ने अपना नामांकन दाखिल किया है। तो वहीं जौनपुर सदर से कांग्रेस के प्रत्याशी नदीम जावेद ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। मछली शहर विधानसभा से सपा से रागिनी सोनकर ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दम भरा। जौनपुर शहर क्षेत्र के मतदाताओं ने 2012 के विधानसभा के चुनाव में जाति, धर्म, क्षेत्र से ऊपर उठकर भाईचारा, विकास और सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजने का काम किया और उत्तर प्रदेश की राजनीति को जौनपुर के महान मतदाताओं ने रोशनी और आईना दिखाने का भी काम किया। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को 78,000 के आसपास मत मिला था और कांग्रेस पार्टी पुनः पूरी ऊर्जा, पूरे जोश खरोश के साथ सदर विधानसभा क्षेत्र तथा अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी। जौनपुर मैं हमेशा से एक समाज सेविका रही हूँ और मेरा जो प्रोफेशन है, मैं आई सर्जन हूँ न्यू दिल्ली से और मेरे प्रोफेशन का ही मूल मतलब जो आसार है वही है कि आपको समाज की सेवा करनी है और मैं उसी पद पे आगे बढ़ती जा रही हूँ। डॉक्टर तो मैं हूँ और हमेशा ही रहूँगी जी। आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे, जनता के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, मेरे प्रमुख जो मुद्दे हैं वो यही हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने और हम
जो जो हमने सोचा है अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए और अपने उत्तर प्रदेश के लिए, वो हम लोगों तक पहुंचा पाएँ। क्या मुद्दे रहेंगे आपके जफराबाद विधानसभा? लोगों का विकास है, लोगों का स्वाभिमान है, लोगों को अच्छा है, किसानों को नुकसान नहीं है, नालों में पानी नहीं है, सड़क बिजली सब। खबर बरेली से, जहां लूट के दौरान सर्राफा व्यापारी की हत्या कर दी गई। 5 लाख कैश, 15 लाख के जेवर लूट ले गए बदमाश। सर्राफा व्यापारी की हत्या से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। घर में अकेला रहता था व्यापारी। पुलिस जांच में जुटी है। बहेड़ी थाना क्षेत्र के रामलीला मोहल्ले की ये पूरी घटना है। गाजियाबाद के डासना जेल में जेल प्रीमियम लीग के 10वें सत्र का समापन हो गया है। पिछले 1 महीने से चल रहे इस लीग में कई खेलों को शामिल किया गया है। क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल समेत कई खेलों में कैदियों ने हिस्सा लिया। जेल अधीक्षक आलोक कुमार सिंह ने कहा कि खेल के जरिए कैदियों के शारीरिक और बौद्धिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए लीग का आयोजन किया गया। लीग में विजेता उपविजेता टीम को आशियाना इंटेरियो के सौजन्य से गौरव शर्मा की ओर से प्रशासन ने मेडल और शील्ड देकर सम्मानित किया। गत 1 माह से जेल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था। इसमें कई प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन था। क्रिकेट, वॉलीबॉल, शॉटपट और ऊंची कूद, लंबी कूद, शतरंज, बैडमिंटन, ये कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इसमें जो अंदर अलग अलग अहाते बैरक हैं, उनके हिसाब से टीम बनाई गई थी और वही उन्हीं बंदियों ने जो टीम थी, जो विभिन्न टीमें बनाई थी, उनके द्वारा ये इसमें सहभागिता की गई और इसको आज इसका समापन। विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होना है। लखीमपुर खीरी में सभी दलों के प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। सभी दलों के प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुटे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया से 137 विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी विधायक रोमी साहनी ने अपनी चुनावी रणनीति को लेकर खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2022 की रणभूमि सजकर तैयार हो गई है। हर योद्धा इस में मारने के लोग धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, अपने पक्ष में मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। लेकिन 2022 का यह चुनाव में किसके सर पर जीत का सेहरा बंधेगा, ये तो आगामी 10 मार्च बताएगा। लेकिन आज हम पलिया विधानसभा में मौजूद है, जहां पर हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में कहा जाता है कि रोमी साहनी दुख दर्द और क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। आपको कुछ बातचीत करेंगे, खास बातचीत करेंगे। इससे पहले जो रोमी साहनी है, इनका एक इतिहास बताते हैं कि 2012 में बसपा से विधायक चुनकर आए और 2017 में जब मोदी जी और योगी जी जिले के आम में इनका नाम था, करीब 70,000 वोटों से भाजपा से विजय का पताका लहराया। खीरी में किस है, लेकिन हम जानेंगे कि किस तरीके से आखिरकार इस चुनावी रणभूमि में जो आजमाइश कर रहे हैं, किस तरीके से चुनावी जंग है उसको अपने पाले में जीतकर और पलिया विधानसभा में तिबारा परचम लहराना चाह रहे हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि पार्टी ने आप पर फिर भी किया है। लेकिन आज हम बातचीत का सिलसिला आपसे उससे पहले जानेंगे कि आखिर क्या रणनीति है, किस तरीके से जो ये चुनावी रणभूमि है इसमें आप जो आजमाइश कर रहे हैं। देखिए, मैं 10 साल से यहाँ विधायक हूँ और मैंने कोई राजनीति नहीं करी है। यहाँ मैंने गरीबों की सेवा करी है। कोई दलाली नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई वेतन नहीं लिया। जो भी वेतन मिला गरीबों में बांट दिया। गरीबों के लिए जिया हूँ, गरीबों के साथ जिया हूँ। तो इसलिए ये मान के चलिए, सेवा का फल सबको मिलता है, तो वो मुझे भी जनता दे रही है। जनता तैयार है वोट देने के लिए। भारी जीत से मैं पिछली बार जीता था, 70,000 वोट से जीता था। इस बार उम्मीद है कि 1 लाख प्लस होना चाहिए।
विधायक जी, आपको 10 साल विधानसभा में हो गए हैं, आपको ऐसी कौन सी चीजें अभी भी लगती हैं कि विधानसभा में और कुछ करने की जरूरत है ताकि जनता को यानी अच्छा मैसेज जाए, जनता के जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण हो? हाँ, 2-3 समस्याएं यहाँ बहुत पुरानी है और बहुत दिनों से हैं। और आपको मालूम है जब कोई बड़ी समस्या हो जाती है, विकराल समस्या हो जाती है, तो उसको एकदम 1 मिनट में नहीं खत्म कर सकते। उसके लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ बाढ़ का है। उसको हम लोग लगे हैं, प्रस्ताव बना रहे हैं, उसका चेकआउट कर रहे हैं कि किस तरीके से हम बाढ़ से इस पलिया क्षेत्र को बचाएं। और दूसरा, हमारे यहाँ अलॉटमेंट के ज़मीनें हैं यहाँ, उस पर बड़ी दिक्कत है, तो उसको हम लोग भूमि दर कराना चाहते हैं, उसमें लगे हैं। अगर भगवान प्रभु श्री राम ने चाहा तो अगले के बाद इस पर काम चालू होगा और हम इसको सबको अलॉटमेंट की ज़मीनों को भूमि दर में दर्ज करा देंगे। आपके यहाँ एक गन्ना भुगतान का एक असल मुद्दा रहा, चूंकि आपका क्षेत्र जो है लमसम 80% जो है कि यानी गन्ना चीनी का कटोरा कहा जाता है क्षेत्र, गन्ना भुगतान का है मुद्दा था। इस बारे में किस तरीके से? देखिए, पिछली सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और योगी जी ने पूरा इस पर ध्यान दिया। और ध्यान देने का फल ये मिला कि बजाज चीनी मिल को छोड़ के बाकी सारी चीनी मिल रेगुलर पेमेंट करती आ रही है। हमारे लगभग हमारा पिछला हो गया, इसकी बड़ी समस्या थी वो होगी। आज तुमको एक बात क्षेत्र से निकलकर सामने आई है, लोग कहते हैं, ये लोग यहाँ पर आपके प्रति जो एक कहावत बड़ी प्रचलित है, क्यों ही कोई रोमी सानी नहीं बन जाता, इसके पीछे क्या राज? उनका दोबारा आते नहीं, काम करते नहीं। टूटा मेरे उसके बाद जो मेरी कार्यशैली रही, मैं गरीबों की मदद करता रहा, दौड़ता रहा, भागता रहा। किसी की गरीब की बेटी की फीस जमा कर दी, किसी का इलाज करा दिया, किसी गरीब बेटी की शादी करा दी। जहाँ जहाँ समस्या क्षेत्र में आई, चाहे बाढ़ आई तो मैं नाव से आया, कोरोना आया तो मैं 10 लाख की दवाइयाँ लेके आया। कभी मैंने गरीब के आंसू नहीं देखे, अगर आंसू उसके आए तो मैंने उसको अपने यहाँ से मुस्कुरा करके भेजा, कभी गरीब को निराश नहीं होने दिया। यही कारण है कि यूं ही कोई रोमी सानी नहीं बन जाता। आपके क्षेत्र में कोरोना का जो ये दौर था, में आपके क्षेत्र का आदमी बाहर मजदूरी करने के लिए, बहुत सारे लोग मजदूरी में बाहर लोग फंसे हुए थे, और कोरोना में जो इधर का क्षेत्र आता है अधिकांश बाढ़ पीड़ित है, तो लोग थोड़ा यानी उस जो सिस्टम से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं उनको किस तरीके से संवारा और क्या चुनावी मुद्दा है? देखिए, उनको संवारने के लिए तो सबसे बड़ी प्रधानमंत्री जी ने योजना बना दी कि कोई गरीब इस देश का भूखा एक नहीं 2 बार महीने में राशन भेजने का काम कर रहे हैं मोदी जी और योगी जी, और कोई चार्ज नहीं है, वो मुफ्त में राशन मिल रहा है। राशन के अलावा चना भी मिल रहा है, तेल भी मिल रहा है। तो गरीब आदमी इस सरकार में बहुत सुखी है, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब जगह शांति है, सब जगह खुशहाली है। विधायक जी, इस चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? जो प्रदेश के खिलाफ उसका रुझान बढ़ा है। देखिए, मोदी जी और योगी जी का कोई मुकाबला नहीं है। हर तरफ जय जयकार हो रही है। जितनी भी उनकी योजनाएं आ रही हैं वो सब गरीबों के लिए आ रही हैं, देश की तरक्की के लिए आ रही हैं। मोदी जी और योगी जी का कोई सानी नहीं है भैया, कोई सानी नहीं है जी। तो जिस तरीके से लोग यहाँ के बताते हैं, जिस तरीके से अभी एक बीच में पिछले बवाल रहा, उसको लेकर बताते कुछ किसान असंतुष्ट हैं भाजपा से, क्या असर आप देख रहे हैं? नहीं, कोई असर नहीं है। किसान भी सब हमारे साथ हैं, और आप देख लेना जो हमारी 1 लाख की लीड होगी तो उसमें तो किसान भी वोट देंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि किसान वोट नहीं देंगे। तो जब अगर किसान नहीं वोट देंगे तो 1 लाख की लीड कैसे होगी, और अगर 1 लाख की लीड होगी तो इसका मतलब किसान हमको वोट दिए है। विधायक जी, 10 साल के कार्यकाल में आप क्षेत्र में कौन सी अपनी उपलब्धियां मानते हैं जिनको अच्छी तरीके से किया हो और एक अच्छी क्षेत्र को उपलब्धि दी हो? मैंने सबसे बड़ा काम ये किया था कि मैंने 86 गांव में अपनी निधि से बिजली लगवाई थी। वो पूरे उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड है, और उस रिकॉर्ड को ना कोई तोड़ पाया था और ना कोई तोड़ पाएगा। 86 गांव में मैंने अपनी निधि से बिजली लगवाई है। गांव-गांव में जो डिबरी की रोशनी में बच्चे पढ़ते थे, आज उनके यहाँ बल्ब लग गया, पंखा लग गया, टीवी लग गया।
तो ये मैं अपने आप को बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। जब हम क्षेत्र में टहल रहे थे तो कुछ छात्राएं हमको मिल गईं, जिनसे हमने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो हमारे भाजपा विधायक हैं रोमी साहनी, उनका खास तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा रहा उन लोगों, यानी विधायक जी अपनी जो विधायक निधि से है वो हमारे लिए फीस भर देते हैं, इस तरीके के काम करते हैं। क्या मनसा है इस तरीके की? मैं गरीब की बेटी, वो मेरी बेटी है, मैं गरीबों के लिए काम करने मुझे अच्छा लगता है। मैं किसी गरीब को निराश उदास नहीं देख सकता। तो गरीब को खुश रखना, उसकी जरूरतों को पूरा करना, ये मेरी प्राथमिकता है क्षेत्र में। गांव गरीब और किसान की सेवा करना, यह पलिया विधायक रोमी साहनी का कहना है कि उनकी प्राथमिकता है। और उन्होंने 5 साल और 5 साल भाजपा सरकार में, 5 साल इससे पहले पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में क्षेत्र में रहकर सेवा की है। लेकिन अब आने वाला 10 मार्च बताएगा इस बार जो पलिया में नारा चल रहा है कि रोमी साहनी 1 लाख पार, भाजपा सरकार एक बार फिर, तो इस नारे का क्या उदय होता है तो आगामी 10 मार्च बताएगा। लेकिन आज जिस तरीके से माहौल, जिस तरीके का सिस्टम दिख रहा है, उससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो भाजपा जो है वो कड़ी टक्कर यानी दे रही है सपा को। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार 10 मार्च को किसके सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा। AK जायसवाल, न्यूज़ 1 इंडिया, लखीमपुर खीरी। बुलंदशहर में पुजारी के बेटे ने मंदिर परिसर में पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने वाला मानसिक तनाव में था। कुछ साल पहले ही लवकुश की पत्नी की भी मौत हो चुकी थी। नगर कोतवाली क्षेत्र में नहर कॉलोनी की ये पूरी घटना है। तो पुजारी के बेटे ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और मानसिक रूप से परेशान था युवक। पुजारी के बेटे ने यह आत्महत्या की है और जैसे ही गांव वालों ने सूचना पुलिस को दी, इस बात की पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और यहां पर जांच पड़ताल में जुट गई पुलिस। बुलंदशहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कुछ समय पहले ही इस युवक की पत्नी की भी मौत हुई थी। मंदिर परिसर में ही पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली और अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।